Hello everyone, welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with the discussion. देखते हैं 7th of January के कौन से articles important है from UPSC point of view. Let's begin with our first article that is about Mission जीवन रक्षा. तो ये basically Ministry of Railway का initiative है जीवन रक्षा. इस particular mission के अंदर जो रेलवे पर्सनल है उन्होंने 1650 लाइव्स को प्रोटेक्ट किया है. कैसे प्रोटेक्ट किया है? जैसे ट्रेन चल रही होती है तो दे हैव प्रोटेक्टेड कि चलती हुई ट्रेन के आगे कोई ना है. एंड पास्ट 4 ईयर्स में उनका 1650 लाइव्स को उन्होंने बचाया है. तो इस मिशन के बारे में और डिटेल में देखते हैं. जो 350 लाइव्स हैं वो सेव की गई हैं थ्रू CRNVR. एंड जो RPF पर्सनल्स हैं, जो रेलवे पर्सनल हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो कि उन्होंने 61 पर्सनल को सेव किया है. एंड उन्होंने अपनी जो कॉल ड्यूटी है, अपने जो टाइमिंग्स है उसके बियॉन्ड जाकर लोगों की हेल्प की है. तो यहाँ पर डाटा है कितने कितने लोगों को सेव किया है. अब जीवन रक्षा मेडल्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो देते हैं. एंड 9 मेडल्स दिए गए हैं एंड 1 गैलेंट्री मेडल्स दिया गया है, ताकि जो एफर्ट्स हैं, उनके एफर्ट्स हैं, जो पर्सनल्स हैं, ताकि उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए कि उन्होंने कैसे लोगों की हेल्प की है, लोगों की जानें बचाई है इन द पास्ट 4 ईयर्स. चाइल्ड हेल्प डेस्क भी ओपन अप किए गए हैं, जो कि पूरे इंडिया में ओपन अप हो गए हैं. एंड वी हैव 132 चाइल्ड हेल्प डेस्क. एंड जो RPF पर्सनल्स है वो नॉमिनेट करते हैं NGO को, ताकि जो चिल्ड्रन है वो इस हेल्प से, ये जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं वहाँ जाकर अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा. तो अभी बहुत सारे 2 डज़न हमारे जो फंक्शनल है डेस्क वो काम कर रहे हैं अंडर CRNVR jurisdiction, दैट इज सेंट्रल रेलवेज एंड वेस्टर्न रेलवेज jurisdiction. तो RPF दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में देखते हैं. इसको बनाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 1957 में. इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन हो सके, सिक्योरिटी हो सके. एंड जो पर्सनल्स है उनको पावर दी गई है कि अगर कोई भी पर्सन रेलवे प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहा है या अनलॉफुल पोजेशन किया हुआ है तो दे हैव द पावर टू सर्च, उसमें सर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, अरेस्ट करना एंड प्रोसिक्यूट भी करना. एंड ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर. नेक्स्ट इज अबाउट एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022. तो ये बेसिकली एक तरह से मल्टी लेटल एक्सरसाइज है. तो सी ड्रैगन, डोंट थिंक इट इज़ अ नेम ऑफ सम सी एनिमल, नो, इट इज़ अ नेम ऑफ अ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज. एंड यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं. कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, साउथ कोरिया एंड जापान. एंड अभी जो एक्सरसाइज हुई है, जो इसका बेस है बेसिकली दैट इज़ एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में. एंड इट इज़ अ US एयरफोर्स बेस. तो भी यहाँ पर इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है. तो इस एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं. ये जो एक्सरसाइज है हमारी सी ड्रैगन, ये US लीड करता है. एंड बेसिकली ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग पर फोकस करता है. यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मिलिट्री सिक्योरिटी के कैसे चैलेंजेस को कोप अप करते थे उसके बारे में बताया जाता है. मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंज की जाती है. एंड ये ट्रेनिंग होती है इंडो पैसिफिक रीजन में. हमने देखा भी है कि इसमें जो कंट्रीज़ है वो इंडो पैसिफिक रीजन की ही है: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, साउथ कोरिया एंड जापान. यहाँ पे 270 आवर्स होते हैं ऑफ इन फाइट ट्रेनिंग. तो यहाँ पर पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है कि अगर बाय चांस कोई कॉमन थ्रेट आ रहा है तो जितनी भी कंट्रीज है दे विल कम टुगेदर एंड फाइट. अब इसके अंदर ड्रैगन बेल्ट अवार्ड भी होते हैं. काफ़ी सारे इवेंट्स हेल्ड होते हैं, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं. और जो कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे उसको ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया जाएगा. एंड लास्ट ईयर 2021 में ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया गया था रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को. अब ये देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये. क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज हम क्यों इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में. वी नो कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ बना रहा है. उसकी जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसके तहत वो इंडियन ओशन में भी अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड जो उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, कि वो एक साथ आएँ और चाइना को काउंटर करें. चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी की हैं, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं श्रीलंका में, मालदीव्स में, म्यांमार में एंड शेयरलेस में. ऑल्सो चाइना अपनी वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स में भी देख रहा है ताकि वहाँ पर भी अपना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सके और उन स्टेट्स को अपने ऊपर डिपेंड कर सके. इसलिए जो इंडियन ओशन में लगती हैं स्टेट्स, जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, उसमें भी चाइना अपनी कोशिश कर रहा है अपना
रौब जमाने की, क्योंकि चाइना हैज़ ऑलरेडी मैनी इनिशिएटिव, जैसे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, मैरीटाइम सिल्क रूट है, जिसके अंदर वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड एक तरह से इंडिया को भी सरकमवेंट कर रहा है। चाइना वेपन सप्लाई करता है थाईलैंड को, म्यांमार को, श्रीलंका, बांग्लादेश, ताकि उनकी कंट्रीज़ को हम अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड कर ले। तो पहले ट्रेडिशनली हम वॉर के थ्रू किसी को कैप्चर करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर किसी कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करना है तो बहुत ईजी है। या तो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोन प्रोवाइड कर दो, या फिर अपने वेपन सेल कर लो, या फिर कुछ ट्रेड कर लो ताकि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर ऑल टुगेदर डिपेंड हो जाए। अपने प्राइजेस इतने कम कर लो कि जो हमारा मार्केट बेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट चाइना इज़ डूइंग, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर आता है ताकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड रहे। अब देखते हैं कि पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सी है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है एंड दिस इज़ योर इंडियन ओशन, ताकि जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की कंट्रीज़ है वो एक साथ मिलकर आए और आपस में कॉमन जो थ्रेट है दैट इज़ चाइना, उसके अगेंस्ट लड़ सके। बेसिकली यहाँ पर एक तरह से मेजर रूट भी है, हमारा जो इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, एक तरह से मेजर रूट है। यहाँ से मलक्का स्ट्रेट जाती है, जहाँ पर चाइना अपना कब्जा करने की बात कर रहा है, अपने ऑयल ट्रेड को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आकर चाइना को काउंटर करें। कोल्ड वॉर से पहले जो सेंट्रल स्टेज थी वो अटलांटिक ओशन में होती थी, लेकिन अब इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन आर द मेन एरियाज और मेन सेंटर्स फॉर ट्रेड। जो इंडिया है वो इंडिया और पैसिफिक ओशन को एज एन ओपन, इंक्लूसिव एंड बैलेंस स्पेस की तरह देखता है, और जो यूएस है वो इंडियन ओपन जो पैसिफिक स्पेस है उसको एज अ फ्री एंड ओपन स्पेस की तरह देखता है। जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर स्पेस को एज अ कंसोशिएटेड मॉडल की तरह देखते हैं, जहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी की बात होती है, बट स्पेशली इन डीप डिवाइडेड स्टेट की। वो स्टेट्स तो डिवाइडेड हैं लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी भी स्टेबल है। इंडिया में भी नो कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बट स्टिल इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेसी है। So this is the quality of India, and India has the largest democracy and the oldest democracy in the whole world. Next is about वीर गाथा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क कर रही है इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। इस बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको हमारे जो लीजेंड्स थे, हमारे जो हीरोज़ थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन फ्रीडम में, उनको हेल्प करने के लिए, उनको अवेयर कराने के लिए कि उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, कैसे उन्होंने इंडिया को हेल्प करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए वो रेडी थे। तो उनकी जो ब्रेव स्टोरीज़ थी बेसिकली स्टूडेंट्स को वो बताने में हेल्प कर रहे हैं। एंड बाद में 25 दैट इज़ 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है जो विनर्स थे इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया गया ताकि वो ऐसे काम करें जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स ने किया। एंड ये जो प्रोजेक्ट था इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 21 से नवंबर 21 लास्ट ईयर। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड CBSE, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज आ रही हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। अब यहाँ पर डाटा गिवन है कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। दे आर अराउंड 8 लाख, मोर देन 8 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने एसेज, ड्राइंग्स, पोएम्स, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव हार्ट्स की। कैसे जो हमारे ब्रेव लेजेंडरी हीरोज़ थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो उन्हीं की याद में दे राइट देयर ओन क्रिएशन। तो विनर कैसे सिलेक्ट होते हैं इस प्रोजेक्ट के? जो नेशनल कमेटी है वो 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है, बिग डब्ड एज सुपर 25, तो उनको सुपर 25 का नाम दिया जाता है। बट ये इवैल्यूएशन, ये सिलेक्शन एकदम नहीं होती, इसमें काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं इवैल्यूएशन में, फिर बाद में जाकर 25 स्टूडेंट्स को एज अ फाइनल सुपर 25 घोषित अनाउंस किया जाता है। अब विनर्स को क्या मिलता है? जो सुपर 25 है उनको 25 जनवरी, अभी जो कमिंग 25 है, वो न्यू दिल्ली में अराइव होंगे एंड दे विल ऑल्सो गेट अ चांस कि वो रिपब्लिक डे परेड को देखेंगे, क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। एंड उनको पर स्टूडेंट पर चाइल्ड 10,000 रुपीज़ भी दिए जाएंगे। तो दिस इज़ द एडवांटेज एंड बेनिफिट कि अगर आप इस पर्टिकुलर
पार्टिसिपेशन में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हो, देन यू विल बी अलाउड टू सिट इन रिपब्लिक डे परेड। अब आज़ादी का महोत्सव देखते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया का जो कल्चरल हिस्ट्री है, ग्लोरियस पास्ट ट्रेडिशन है, अचीवमेंट है, उसको हम याद कर रहे हैं। ये बेसिकली लोगों को डेडिकेट करता है जो कि इंडिया को इतनी दूर तक इतनी मेहनत से जो आज इंडिया का बना पाए हैं, वो उनको याद करने के लिए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम बात करते हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये स्टार्ट हुआ था मार्च 12, 2021 एंड ये 15 अगस्त 2022 को ख़त्म होगा। इसलिए काफ़ी सारे इवेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव में। एंड गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस आए कि कैसे इंडिया के जो सुपर हीरोज़ हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड जो आज हम हैं वो उन्हीं की बदौलत है, वरना में भी आज भी हम कॉलोनी होते ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट इज़ अबाउट एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो अभी वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट किए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का, एंड ये कंडक्ट होते हैं इन 143 कंट्रीज़। तो वाटर बर्ड सेंसस के बारे में देखते हैं, कौन इसको कंडक्ट करता है। 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर जो कोलैबोरेट करके इसको कंडक्ट करती हैं। दीज आर वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एवरी ईयर होता है, हर साल होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो विजिट करते हैं वेटलैंड्स को, एंड वहाँ पर जाकर वाटर बर्ड्स को काउंट करते हैं। कौन कौन से रीजन में होता है ये होता है साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलेशिया में, ईस्ट एशियन में, ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे एंड रीजन बिटवीन अफगानिस्तान एंड जापान। एंड ये 1987 से स्टार्ट हुआ था। सो दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि हम वाटर बर्ड्स को भी काउंट करते हैं, अपने एनिमल्स, अपने जो फ्लोरा है, फोना है, उनको काउंट करते हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि कितना इनमें इंक्रीज हो रहा है या फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो हार्म हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें कहा गया है कि जो वाटर बर्ड पॉपुलेशन है वो कम हुई है 4 गुना एज़ कम्पेयर टू 2020। तो आप एक साल में 4 गुना पॉपुलेशन कम हो रही है, तो खुद देख सकते हो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन वाटर बर्ड्स पे। अब मेजर ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों काउंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ताकि हमें पता चले कि कितनी एस्टिमेशन है हमारी कंट्री में बर्ड पॉपुलेशन की, उनके चेंजेस में कि कैसे उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है, वाटर बर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ताकि हम हमारी नॉलेज भी उनके बारे में बढ़े, एंड ऑल्सो हम मॉनिटर भी कर सकें कि कैसे वाटर बर्ड जो अपनी माइग्रेशन है वो कर रहा है या कैसे अपना हैबिटेट को चेंज कर रहा है। बाद में हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ऑल्सो कि जो वेटलैंड हैबिटेट्स है उसमें अवेयरनेस लोगों को बताएं जो आसपास के रहते हैं, ताकि वो वाटर बर्ड्स को हार्म ना करें, ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस ना करें जो उनको थ्रेट की तरह हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंस है वेटलैंड्स की वो भी लोगों को बताएं, इम्पोर्टेंस है वाटर बर्ड्स की वो भी बताएं। एंड जो अभी एशियन वाटर बर्ड सेंसस है ये भी दिल्ली के पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, ताकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए हमारी वाटर बर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रही है, क्या पैटर्न है इनका। तो वी शुड नो अबाउट देयर हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अवेलेबिलिटी, सो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर पॉपुलेशन। दैट इज़ वाई वी डू दिस पर्टिकुलर सेंसस। अब देखते हैं जो वाटर बर्ड सेंसस 2022 में हुआ है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लेक्स के बारे में बताया गया है, उसका डाटा हमारे पास है। तो बात करते हैं संजय लेक। तो संजय लेक दिल्ली में है, यहाँ पर 13 स्पीसीज़ को रिकॉर्ड किया गया है, एंड 2019 से 2021 में 17 स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ नंबर इंक्रीज़ हुआ है बर्ड्स का, पहले 90 थे 2021 में, अब 132 हो गए हैं 2022 में। बट जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, यहाँ पर वेराइटीज जो स्पीशीज़ की वो यहाँ पर कम होती नज़र आ रही है, जिसका मतलब कि जो लेक है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती जा रही है। कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स भी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉर्मोरेंट एंड यूरेशियन कूट। जो कॉर्मोरेंट है वो माइग्रेट करता है साउथ ईस्ट एशिया से, एंड जो यूरेशियन कूट है वो माइग्रेट करता है टेम्परेट एशिया से। तो ये बर्ड्स के नेम आपको पता होने चाहिए, यू शुड गो थ्रू विद देयर नेम्स। जो इंडिया स्पॉट बिल्ड डक है वो इस पर्टिकुलर वेटलैंड में संजय लेक में पाई जाती है, एंड बट यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर है इंडिया स्पॉट बिल्ड डक का। तो आप देख सकते हो कितनी ग्रिम सिचुएशन है, कितनी डार्क सिचुएशन है फॉर आर वेटलैंड्स। क्या प्रॉब्लम आ रही है संजय लेक में, यहाँ पर ह्यूमन सीवेज है, जो लोग हैं वेस्ट डालते हैं,
बोटिंग होती है, बोटिंग की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर नहीं आती। ऑल्सो यहाँ पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से लेक को फ्रेश पानी भी नहीं मिलता। नेक्स्ट इज अबाउट हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। यहाँ पर भी दिस इज योर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर भी जो नंबर है ऑफ बार हेडेड गीज, कॉमन टील एंड गढ़वाल वो भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी है, काफ़ी तरह के वेराइटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स की बात करें वो डिक्रीज हुए हैं। लेक यहाँ पर वो भी डिग्रेड हो रही है, उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब होती जा रही है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन डंपिंग ऑफ वेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर एनिमल वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज़ है, वैरायटी है, वो कम हो रही है। अभी सेंसस स्टिल अभी चल रहा है एंड इसका जो फाइनल डाटा है वो हमें Feb 2020 में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इज अबाउट एक नया ट्री स्पीशीज आइडेंटिफाई हुआ है जिसका नेम है वियारियोपियस डिकाप्रियो। So this is a typical name, that is a scientific name of a newly identified tree species and ये पहला ऐसा ट्री स्पीशीज है जिसको हमने 2022 में डिस्क्राइब किया है। ये बेसिकली ट्रॉपिकल एल्बो फॉरेस्ट में मिला है कैमरून में एंड ये कैमरून में ही नेटिव है। जो ट्री है इसको ऐड किया गया है इन स्ट्रेंज एंड स्पेक्टेकुलर लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो ये एक तरह से हमारी लिस्ट होती है स्ट्रेंज एंड स्पेक्टेकुलर प्लांट स्पीशीज की, कैसे कितने तरीके के हमारे पास वैरायटी है। एंड ये जो ट्री है ये CR कैटेगरी में है, दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ऑफ IUCN लिस्ट, जो कि प्रिपेयर करती है डाटा कि कौन सा पर्टिकुलर एनिमल हो या फिर ट्री स्पीशीज हो, कितना उसका थ्रेट लेवल है। अब देखते हैं इस ट्री को क्यों हमने ऐड किया गया स्ट्रेंज एंड स्पेक्टेकुलर लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज में, क्योंकि इसका जो कलर है दैट इज़ येलो ग्रीन फ्लावर्स वो बहुत यूनिक है और ये डायरेक्टली उसके ट्रंक पे उगते हैं। नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शूट या मॉडिफाइड लीव से उगते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली जो ट्रंक है जहाँ पे ट्री होता है वो यहाँ पर ही इसके फ्लावर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो फ्लावर्स है ये बेसिकली ब्रांचलेट्स को मिमिक कर रहा है, उसको रिजेंबल कर रहा है। अब देखते हैं इसके नाम क्यों ऐसा दिया गया है। जो ट्री है इसको जो हमारी टाइटैनिक मूवी थी फ्रेम लियोनार्डो डिकाप्रियो, तो उससे नाम लिया गया है क्योंकि जो एक्टर है वो एक तरह से इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने काफ़ी मेजर लिए थे एबो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। एंड इसीलिए ताकि हमने जो ट्री का नेम है उन्हीं के नाम पर रखा गया ताकि कैंपेन को और बूस्ट मिले और जो ट्री कटिंग है डिफॉरेस्टेशन है वो ख़त्म हो सके, ताकि जो लोग हैं पेड़ को काटना बंद कर दे और एक तरह से मोटिवेशन लेकर पेड़ों को कंजर्व करे। अब इस स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं क्या इसकी लेंथ है, मेजरमेंट्स है। ये बेसिकली 4 मीटर्स टॉल है एंड इट इज़ रिलेटेड टू यंग ट्री। जो यंग ट्री है वो नेटिव है इंडिया में, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया। कंजर्वेशन स्टेटस दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ओनली 50 टाइप ऑफ ट्रीज़ है, वी हैव ओनली 50 टाइप्स। तो आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ 50 ही ट्रीज़ है हमारे पास एबो फॉरेस्ट में, कितनी कम वैरायटी है, कितने कम हमारे पास इसकी पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर ट्री की, इसलिए हमने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी रखा है। एंड ये जो ट्रीज़ है ये हमें अनप्रोटेक्टेड एरिया में मिले हैं। जो फॉरेस्ट है उसका अनप्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन के लिए हमने कुछ भी मेथड्स नहीं लगाए हुए, हमें वहाँ पर ये ट्री मिला है। तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू कि सिर्फ हमारे पास 50 ट्रीज़ ही रह गए हैं। अब एबो फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। एबो फॉरेस्ट कैमरून में लोकेटेड है एंड ये होम है नाइजीरियन कैमरून चिंपैंजीज के लिए एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वेस्टर्न गोरिल्लाज, तो यहाँ पर गोरिल्लाज भी हैं। और जो फॉरेस्ट है यहाँ पर इंडेंजर्ड ग्रिल्स हैं, एलिफेंट्स हैं एंड रेड कोलोबस मंकीज भी हैं। सो दीज आर द स्पीशीज़ जो यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एंड डॉक्टर मिस्टर डिकाप्रियो है उन्होंने कैमरन गवर्नमेंट के साथ बात की है ताकि वहाँ पर लोगिंग कंसेशन दिया जाए, ख़त्म किया जाए उनको। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि अराउंड 68385 हेक्टेयर जो लैंड है फॉरेस्ट की उसको लोगिंग एक्टिविटीज़ में ओपन किया जाए। अब बेसिकली कैमरून के बारे में देखते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो कैमरून बेसिकली अफ्रीका में है। सपोज दिस इज़ योर अफ्रीका, सो दिस इज़ हेयर इज़ योर कैमरून। ओके, जो कैमरून है ये बेसिकली गल्फ ऑफ गिनी में लोकेटेड है। सो दिस इज़ योर गल्फ ऑफ गिनी, दिस इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका एंड ये लोकेटेड है वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में। सो दिस इज़ योर कैमरून एंड इसको बॉर्डर किया जाता है नाइजीरिया में, नाइजीरिया से बॉर्डर हो रहा है, चड से बॉर्डर हो रहा है, इक्वेटोरियल गिनी है यहाँ पर
दिस इज इक्वेटोरियल गिनी, कोंगो है, वी हैव गैबन एंड वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. सो दीज आर द कंट्रीज जिसको कैमरून टच कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है. सो यू हैव टू नो. एंड यहाँ पर लेक चड भी है जो भी इसको बॉर्डर कर रहा है. तो यू शुड जस्ट पोज द वीडियो एंड लुक एट द लोकेशन, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कि क्या कैमरून इज़ अ कोस्टल स्टेट और कौन कौन सी स्टेट इसको टच कर रही हैं. तो यू शुड नो. जो कोस्ट है कैमरून की वो बाइट ऑफ बाइफ्रा में लोकेटेड है. एंड जो बाइट है एक तरह से कर्व है कोस्ट लाइन में एंड एक तरह से जोग्राफिकल फीचर. तो दिस इज़ अ बाइट ऑफ अफ्रीका. दिस इज़ द कर्व जिसको बाइट ऑफ बाइफ्रा बोलते हैं. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड यहाँ पर बाइट ऑफ बनी भी है, मलाबू भी है, इधर ही है. दिस इज योर गल्फ ऑफ गिनी. ओके, गल्फ इज़ अ प्लेस जहाँ पर तीनों साइड से लैंड होती है एंड वन साइड इज़ ओपन. So this is your Gulf. I hope it is clear. So thank you very much for the session. Thank you so much for listening. And if you have any doubt, do let us know in the comment section. And you can always write us to us at info@officerbtf.com. So thank you very much and all the best for your preparation.